हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स क्लास 10 साइंस फ्रॉम बायो एंड फिजिक्स पार्ट। सीबीएसई के जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बेसिस पे ये वीडियो बनाई गई है। मेक श्योर यू हैव अ पेपर पेन विद यू, ताकि साथ के साथ आप डायग्राम्स की लेबलिंग एंड डायग्राम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे एंड इस वीडियो के एंड तक आपको सारे डायग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। आप सबको पता है बेटा कि जब भी वाइट लाइट एक प्रिज्म में से पास होती है तो वाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्ज होती है, 7 कलर्स में बिखरती है एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एट डिस्पर्जन। और यहाँ पे जो लाइट यूज हो रही है वो है वाइट लाइट, तभी उसके 7 कंपोनेंट सेपरेट हो पा रहे हैं। अगर यहाँ पे वाइट लाइट की जगह मोनोक्रोमेटिक लाइट होती तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता, जो हम फर्दर डायग्राम्स में देखने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इस डायग्राम में से कंफर्म आपको मिल सकता है कि क्या रीजन है डिस्पर्जन का। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन, वो आपने बता दिया। व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्जन? रीजन डिस्पर्जन का ये है कि एक वाइट लाइट के जो 7 कंपोनेंट हैं उन सबकी वेवलेंथ, उन सबकी वेलोसिटी, उन सबकी बेंडिंग पैटर्न सब कुछ अलग है। तो जब लाइट का मीडियम चेंज होगा तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी। रेड लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, वॉयलेट लाइट की वेलोसिटी सबसे कम। इसी वजह से रेड लाइट की बेंडिंग सबसे कम और वॉयलेट लाइट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा, और इन्हीं फिनोमिनाज के कारण डिस्पर्जन होगा एंड वाइट लाइट गेट कन्वर्टेड इनटू 7 कलर। नेक्स्ट डायग्राम इज डायग्राम रिप्रेजेंटिंग स्टोमेटा। आपको पता है बेटा लीफ की सरफेस पे कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज होती हैं, कुछ होल्स होते हैं जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस सामने जो डायग्राम है बेटा इसकी लेबलिंग कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ए डायग्राम के अंदर आपको स्टोमेटल पोर अपीयर होता है, जबकि बी डायग्राम के अंदर आपको स्टोमेटल पोर अपीयर नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि स्टोमेटा के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नंबर 2 ट्रांसपिरेशन एंड नंबर 3 कूलिंग इफेक्ट और मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. So these are the important information related to stomata open and close. You have to pen down this diagram, very important and very simple diagram जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है. So the next diagram जो आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, that is the deviation of light when passed through the glass prism. Basically it is a refraction of light through a triangular glass prism. जो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था कि अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगी तो 7 कलर बनेंगे, डिस्पर्जन। बट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, ये याद आपको रखना है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट, इट कैन बी आइदर रेड, वॉयलेट, पर्पल, ब्लू, एनीथिंग, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर नहीं होगी। अगर व्हाइट लाइट पास होती है तो ही वो 7 कलर में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो ये बेंड होगी, जैसे आपने ग्लास स्लैब का भी डायग्राम बनाया है। इसके अंदर बेटा आपको कुछ एंगल पेन डाउन करने हैं, कॉपी में आपको लिखने हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं कि आपके पास जो लाइट है वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पे बेंड होगी और उसी के कारण कुछ एंगल्स क्रिएट होंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज 60 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट डायग्राम इज फ्रॉम सब्जेक्ट बायो, जिसके अंदर एक एक्टिविटी शो हो रही है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। तो हमने क्या किया, एक वॉच ग्लास के अंदर KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा और एक प्लांट को बिना KOH के रखा, और इन दोनों को सनलाइट में हमने रख दिया ताकि हम ये एनालाइज कर पाएँ कि किस केस के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैक्सिमाइज हो रहा है। आपको पता है KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2, इट इज एब्जॉर्बर ऑफ CO2। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो राइट डाउन KOH इज द एब्जॉर्बर ऑफ CO2, जो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम प्लांट का एक लीफ लेंगे और उसके साथ करेंगे स्टार्च टेस्ट और आयोडीन टेस्ट। क्या होता है ये आयोडीन टेस्ट? हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आपको पता है आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू ब्लैक कलर देता है। आउट ऑफ दीज 2 प्लांट्स, जो प्लांट हमने KOH के प्रेजेंस में रखा था उसके अंदर हमारा स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा, विच मीन्स इसमें कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई, तो आयोडीन का जो येलो कलर है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ।
जबकि जो नॉर्मल प्लांट था जिसमें हमने कोई KOH नहीं रखी थी उसके अंदर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होने के कारण इसके अंदर बनेगा स्टार्च, और स्टार्च बनने से जब हम इसके अंदर आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा, विच मीन्स इट गिव द पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, आप इसको पेन डाउन करेंगे और एग्जाम में काफ़ी बार रोल ऑफ KOH पूछा गया है। नेक्स्ट डायग्राम इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग आई डिफेक्ट्स। आपको पता है बेटा दो इंपॉर्टेंट आई इफेक्ट्स हैं हमारे पास, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा कोई साल नहीं है CBSE का जब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया मतलब आई डिफेक्ट में से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आपको बेटा इसके रे डायग्राम बहुत प्रिसाइज मेथड से ड्रॉ करने हैं। आपको ये याद रखना है कि मायोपिया के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मायोपिया में इमेज रेटिना पे बनने की बजाय रेटिना से पहले बनेगी, पॉइंट नंबर 1। मायोपिया को ट्रीट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, जो कि आपको करेक्शन ऑफ मायोपिया के डायग्राम में दिख भी रहा है। मायोपिया के केस में आपको याद रखना है कि आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज मायोपिया से रेटिना से पहले जनरेट होगी, और रेटिना से पहले जनरेट होने के लिए हमें एक ऐसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा जो लेंस कैसा हो, डाइवर्जिंग लेंस हो, तो जो रे को डाइवर्ज करके वापस से रेटिना पे पहुंचा दे। तो आई डिफेक्ट क्या है वो याद करेंगे, आई डिफेक्ट का रे डायग्राम याद करेंगे, इमेज कहाँ पे बनती है रेटिना से पहले या बाद में वो याद करेंगे, क्या कारण है इस आई डिफेक्ट के, फोकल लेंथ का बढ़ना घटना, आई बॉल का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, लेंस की कन्वर्जिंग पावर का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ये याद करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर द रे डायग्राम एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट, और उसके अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट द सेम डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस हाइपरमेट्रोपिया पे। हमें पता है हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन है उसको नज़दीक का मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, पॉइंट नंबर 1। इसमें इमेज रेटिना पे बनने की बजाय जो कि स्क्रीन है आई की, रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनेगी, जैसे मायोपिया में रेटिना से पहले बन रही थी, अब रेटिना से बाद में बनेगी। हमें लेंस यूज करना होगा कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस विल बी यूज्ड, जिससे हम वापस से उस इमेज को रेटिना पे बना पाएंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें याद रखने हैं कि क्या कारण होते हैं हाइपरमेट्रोपिया के। हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो आई बॉल है वो श्रिंक कर जाती है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के बाद में बनती है। हम इसमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे क्योंकि ओरिजिनल लेंस की कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट। एंड इसके अंदर जो हम लेंस यूज करते हैं दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया कॉन्वेक्स लेंस विल बी यूज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपको पता है बेटा दिस इज अ डाइकोट सीड जो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, दैट इज डाइकोट सीड, मतलब जिसमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज डाइकोट सीड। आपको डायग्राम में प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल नजर आ रहा होगा। आपको इसमें 3 लेबलिंग तो बहुत अच्छे से याद रखनी है, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोटिलिडन। प्ल्यूम्यूल इज अ फ्यूचर शूट, रेडिकल इज अ फ्यूचर रूट एंड कोटिलिडन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये 3 फंक्शन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आप लेबल करना चाहें तो आप इसकी आउटर बाउंड्री को सीड कोट लेबल कर सकते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीड को। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी पेन डाउन करना है इन योर नोटबुक्स। वेरी नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपकी फिजिक्स की बुक में दिया हुआ है, दैट इज डायग्राम रिलेटेड टू द रेनबो फॉर्मेशन। तो एक तो रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए कि आप कैसे इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, आपको उसकी परफेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ये डायग्राम एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे इस डायग्राम में काफ़ी बार मिस्टेक्स करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर बेटा आपको याद रखना है कि वाइट लाइट जब एक रेन ड्रॉप के अंदर पास होती है तो रेन ड्रॉप एक्ट करते हैं टाइनी प्रिज्म की तरह, और डिस्पर्जन का फिनोमिना प्ले होता है जिसे आप रेनबो बोलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं? क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रेनबो फॉर्मेशन। कंडीशंस रेनबो फॉर्मेशन के लिए ये है कि बारिश होनी चाहिए और बारिश के इमीडिएट बाद धूप निकलनी चाहिए। या कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा बारिश, रेनफॉल और धूप, बारिश और धूप एक साथ निकलते हैं तब भी रेनबो बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जहाँ सन होता है उसके अपोजिट साइड पे रेनबो बनता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो रेनबो फॉर्मेशन होती है उसमें फिजिक्स के कौन कौन से फिनोमिना यूज होते हैं,
एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो होता है जो रेन ड्रॉप के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो होता है क्योंकि रेन ड्रॉप के बाहर एयर में है लाइट, रेन ड्रॉप के अंदर वाटर में है तो रिफ्रैक्शन। एंड देयर इज अनदर फिनोमिना कॉल्ड एज इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पे लाइट मल्टीपल टाइम किसी भी चीज के अंदर रिफ्लेक्ट करती है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द रेन ड्रॉप। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आपको याद करने हैं। एक बार सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाई द शेप ऑफ रेनबो इज आर्क शेप, मतलब रेनबो एक कर्व की फॉर्म में क्यों होता है बेटा। कर्व शेप होने का रीजन ये है कि कर्व शेप रिप्रेजेंट करता है रेन ड्रॉप को, कर्व शेप रिप्रेजेंट करता है सन को, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो हमारे पास रेनबो है दैट इज इन द कर्व शेप। नेक्स्ट डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है बेटा, डायग्राम ऑफ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको मेल पार्ट है स्टेमन, फीमेल पार्ट है पिस्टिल। एक तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है या डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया है। आपको मेल और फीमेल पार्ट पता होने चाहिए, दीज आर द नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। और कुछ असेसरी पार्ट हैं जैसे पेटल एंड सेपल। ग्रुप ऑफ पेटल विल बी कोल्ड एज कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल विल बी कोल्ड एज कैलिक्स, वेरी सिंपल पॉइंट। तो यहाँ पे स्टिग्मा इज अ फ्लैट स्टिकी पार्ट, इस पे क्वेश्चन आता है जो पोलन ग्रेन रिसीव करते हैं, लिखना है आपको नोटबुक में। स्टाइल इज अ इलोंगेटेड पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से पोलन ट्यूब पास करेगी। एंड ओवरी इज द स्वोलन पार्ट विच कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसी फ्लावर के सेकंड पार्ट में 2 ईयर्स पहले एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आपको पता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी बेटा ये फ्लावर जैसा नहीं दिखने वाला। इस फ्लावर के सेपल और पेटल गायब हो जाएंगे, दे विल बी शेड ऑफ, क्योंकि अभी प्लांट को इसकी कोई नीड नहीं है। ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी फूड स्टोर करेगी और फ्रूट में कन्वर्ट होगी। Ovule will be converted into seed, sepal and petal shed off, zygote formation takes place. So these are the post fertilization changes or the changes that takes place after fertilization. Very important question, maximum probability कि आपको इस बार एग्जाम में फ्लावर और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। आपने एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम देखा है बेटा। तो ये जो स्पोर्स जो निकल रहे हैं बेटा ये रिप्रोडक्टिव यू कैन से गैमेट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं विंड की हेल्प से और एजेंसीज की हेल्प से, और जहाँ पे इनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है ये जर्मिनेट होंगे और वहाँ पे ये नई फंगस को, नई राइजोपस को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऊपर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इसको ब्लोब बोलते हैं, BLOB, स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में कई बार ब्लोब भी बोल रखा। और नीचे जो एक इलोंगेटेड स्टॉक है, डंडी आपको नजर आ रही है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइफे। तो आपको ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है दैट इज ब्रायोफाइलम के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है बेटा। आपको यहाँ पे ब्रायोफाइलम के कॉर्नर में लीफ एजेस पे यहाँ पे आपको बड्स नजर आ रही हैं, ये आगे जाके छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट होंगी और ये लीफलेट्स जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट में फॉल करते हैं तो वहाँ पे जाके ये नए ब्रायोफाइलम प्लांट जनरेट करते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो ब्रायोफाइलम से रिलेटेड हो चाहे वो कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग से हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको सिंपल एक लीफ ड्रॉ करना है और लीफ ड्रॉ करके उसके मार्जिन्स पे आप यहां पे छोटे छोटे लीफलेट्स रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है बेटा, बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बाइनरी फिजन इन लेishmania। लेishmania काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या कोज करता है। इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजार। काला अजार इज बेसिकली अ ब्लैक फीवर। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे अपनी फैमिली में, उनको पता होगा कि ब्लैक फीवर क्या होता है, काला बुखार जिसको आप बोलते हो। सो लेishmania कोज करता है। आप दोनों डायग्राम में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में बाइनरी फिजन का मेथड थोड़ा अलग है। लेishmania के अंदर बाइनरी फिजन का जो प्लेन है दैट इज डिफरेंट, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन का प्लेन डिफरेंट है। अमीबा के अंदर इरेगुलर बाइनरी फिजन होती है एंड लेishmania के अंदर लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज बाइनरी फिजन है। सामने बेटा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ फूड चेन। तो फूड चेन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ फूड चेन्स आप प्रिपेयर करके जाएंगे। आपको यहाँ पे A, B और C 3 फूड चेन्स दिख रही हैं। तो एग्जाम में आपके पास फॉरेस्ट के अंदर कौन सी फूड चेन चल रही है वो भी आ सकता है। देन उसके बाद आ सकता है ग्रासलैंड में और पोंड में। तो पोंड की, ग्रासलैंड की और फॉरेस्ट की तीनों फूड चेन्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10% लो दैट एनर्जी गेट डिक्रीज एज वी मूव अप इन अ फूड चेन। नेक्स्ट फिनोमिना जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा दैट इज एपरेंट हाइट ऑफ स्टार। एक बच्चा है जो स्टार को देख रहा है, तो स्टार्स अपीयर्स हायर देन दे एक्चुअली आर, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके अंदर सिर्फ फिनोमिना याद करना है और कौन सा
फिनोमिना याद रखना है एंड डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायग्राम आप इसको ड्रॉ कर पाएँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिनोमिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, द डे वुड बी 4 मिनट शॉर्टर इफ़ द अर्थ डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे कि मॉर्निंग के टाइम पे जो सन आपको अपीयर होता है ड्यूरिंग द सनराइज एंड इवनिंग के टाइम पे सनसेट के टाइम पे जो आपको सन अपीयर होता है उसमें 2 and 2 मिनट्स का गैप होता है। मॉर्निंग में आपको 2 मिनट ज़्यादा दिखता है एंड इवनिंग में भी सन सेट होने के बाद भी 2 मिनट तक आपको दिखता रहता है। एक्चुअल में जो आप देख रहे होते हैं वो सन नहीं होता, सन की अपरेंट इमेज होती है एंड दैट फिनोमिना इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर किसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं पता तो एक फिनोमिना होता है कि जब लाइट एटमॉस्फेयर से हमारे तक पहुंचती है, हम तक पहुंचती है, तो लाइट बेंड होती है बिकॉज एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है जहाँ की डेंसिटी सेम नहीं होती। तो लाइट जब अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से होकर आती है तो लाइट बेंड करती है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है बेटा फूड वेब। जैसे हमने फूड चेन पढ़ा था, फूड वेब क्या है? इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एंड सेकंड, फूड वेब का क्या एडवांटेज है? फूड वेब प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स टू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को एक ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स मिलता है कि अगर उसको पर्टिकुलर एनिमल ना मिले कंज्यूम करने को या पर्टिकुलर फूड सोर्स ना मिले तो फूड वेब उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि किसी और फूड चेन के किसी मेंबर को कंज्यूम करके अपनी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। सो फूड वेब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन फॉर्मेशन कैसी होती है? ओ इज नेसेंट ऑक्सीजन जो O2 के साथ रिएक्ट करती है, O3 बनाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे क्वेश्चन आ सकता है। ओजोन की थिकनेस मेजर करने के लिए यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट। ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज होते हैं। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उसमें ईयर्स भी मेंशन कर रखे हैं कि किस ईयर के बाद कुछ रूल्स बनाए गए जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और डिओड्रेंट्स के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया गया। नेक्स्ट डायग्राम इज डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। इसके डिफरेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्यूपिल है, आइरिस है, कोर्निया है। ऐसे पूछ सकते हैं विच पार्ट इज कॉल्ड अ स्क्रीन ऑफ आई? रेटिना है। क्लियर? कौन सा पार्ट है जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है? दैट इज सिलियरी मसल्स। कौन सा पार्ट है जो इमेज को फोकस करने में हेल्प करता है? दैट इज आई लेंस। इसके अंदर जो एक फ्लूइड भरा होता है दैट इज विट्रस ह्यूमर। कौन सा पार्ट है जो आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है? विट्रस ह्यूमर। कौन सा पार्ट है जो आई को मॉइस्ट रखता है? दैट इज एक्वस ह्यूमर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूपिल और आइरिस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट है जो प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है? तो आइरिस है जो कि कलर्ड पार्ट है एंड प्यूपिल इज द स्मॉल होल फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स इनसाइड द आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये काफ़ी बार पेपर में आया है बट इसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है जितने की बाकी डायग्राम्स हैं। बट आपको इसकी लेबलिंग याद रखनी है कि लीफ को अगर मैं सेक्शनल व्यू में देखूं तो हमारे अपर साइड पे वेक्सिक क्यूटिकल होगा। लीफ के ऊपर एक, जैसे हमारी स्किन पे एपिडर्मिस होती है तो यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक वेक्सी कोटिंग होती है। आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर वाटर बिल्कुल ड्रॉप्स की तरह प्रेजेंट होता है क्योंकि वो ऑयली सरफेस है। बीच में क्लोरोप्लास्ट है, आपको फंक्शन पता है। कुछ एयर स्पेसेस हैं, देन उसके बाद गार्ड सेल्स हैं और कुछ लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे कुछ मीजोफिल सेल रिप्रेजेंट नहीं कर रखे। मीजोफिल भी कुछ स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बनाने को शायद ना आए बट इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी लेबलिंग अच्छे से करके जानी है एग्जाम। नेक्स्ट डायग्राम इज फ्रॉम फिजिक्स पार्ट जिसके अंदर एक न्यूटन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है। आपको पता है वाइट लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है और अगर ये आपको पता है तो वो न्यूटन एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चला है बिकॉज न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वाइट लाइट को 7 कलर में उसने कन्वर्ट किया और ये प्रूव करने के लिए कि 7 कलर क्या साथ में कंबाइन होकर वापस से हमें वाइट लाइट दे सकते हैं नहीं, तो उसने एक सेटअप जनरेट किया जिसके अंदर एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया, एक इरेक्ट प्रिज्म लिया, उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे जोड़ा तो वाइट लाइट जब उसमें से एंटर हो रही है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हुई और 7 कलर जब कंबाइन हुए तो वो भी वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटी सी एक्टिविटी बायो पार्ट से आपको दिख रही है। इसके अंदर बेटा एक पर्सन है जो ब्लो कर रहा है, उसके अंदर हवा भर रहा है।
किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर। लाइम वाटर आपको पता है CaOH ट्वाइस, और दूसरे में हम आर्टिफिशियली पिचकारी से हवा भर रहे हैं। तो जिससे हम माउथ से हवा भर रहे हैं बेटा वो CO2 है, और CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो आपसे पूछा जा सकता है ए और बी में से बी में ही मिल्कीनेस क्यों अपीयर हुई, बिकॉज CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और जब पिचकारी से हम हवा इसके अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं तो वो CO2 नहीं है, इस वजह से कलर मिल्की नहीं होगा। नेक्स्ट, आपने इस डायग्राम से आप काफ़ी फेमिलियर हैं बायो में, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रेस्पिरेशन पार्ट है उसके अंदर ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ये आप नोटबुक पे नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट के आगे 3 पार्ट्स हैं बेटा, जैसे 10th के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं। सिमिलरली पायरुवेट तक की जर्नी सेम है, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही है। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। कई बार ये पूरा का पूरा डायग्राम बना आएगा और इसमें ABCD मिसिंग होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या है। मसल के अंदर जो पेन होता है, मसल क्रैम्प पे क्वेश्चन आता है कि एथलीट को क्रैम्प्स क्यों होते हैं, ड्यू टू लैक्टिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये डायग्राम बेटा NCERT में बना हुआ है, दैट इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग डबल सर्कुलेशन। आप बॉक्स वाला डायग्राम भी बना सकते हो डबल सर्कुलेशन के लिए, बट ये डायग्राम भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम में इसमें भी ABCD करके क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पूरा डायग्राम दे देंगे, आपको लेबलिंग इसमें करनी होगी। आपको पता है कि डबल सर्कुलेशन का फिनोमिना क्या है, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था कि डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हार्ट वाली वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखेंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे थे। तो इस पे से क्वेश्चन बनता है कि डबल सर्कुलेशन के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से ब्लड डबल सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में 2 बार एंटर करता है। सो दिस इज द फिनोमिना कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन वेयर द ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस। तो यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस, डबल सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है डबल सर्कुलेशन, वो अच्छे से समझना है। नेक्स्ट डायग्राम इज अगेन फ्रॉम लाइफ प्रोसेस। आपने डायग्राम अपनी NCERT बुक में देखा होगा। यहाँ पे बेटा 2 टाइप के ब्लड प्रेशर्स की बात होती है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिंपल सा फिनोमेना है, जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट को छोड़कर हार्ट से बाहर जाएगा, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर विद विच द ब्लड लीव्स द हार्ट इज कॉल्ड अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। और जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट के अंदर वापस आएगा, दैट इज कॉल्ड अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। तो सामने आपको डिवाइस दिख रहा है, दैट इज स्फाइग्मोमैनोमीटर। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने कमेंट करके भी आंसर लिखा था, स्फाइग्मोमैनोमीटर, जो एक डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज अ डिवाइस जो ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, ये करना। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिवाइस का नेम एंड डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगेन ये डायग्राम आपको किडनी वाले पार्ट से मिलता है। दिस इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग आर्टिफिशियल किडनी। जब भी रेनल फेलियर का केस होगा बेटा, रेनल फेलियर मींस जब किडनी फेल हो जाती है अपने काम करने से और ब्लड को प्योरीफाई नहीं करती, तो हमें आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि पंप की हेल्प से ब्लड को बाहर निकाला जा रहा है। एक टैंक है जिसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, और एक फिनोमिना होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का, जिसके कारण इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाएंगी, इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यूज होता जाएगा, इम्प्योर होता जाएगा। और एक साइड से जो प्योर ब्लड है, लाइन फ्रॉम द एपरेटस टू वेन, वो वेन के थ्रू एंटर करवा दी जाएगी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आपको ये याद रखना बेटा, एक साइड से ब्लड लेके जाया जा रहा है बाहर, एक साइड से ब्लड इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और यहाँ पे लिख रखा है ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जो कुछ ही मॉलिक्यूल को अलो करेगी। इस पाइप में से इंप्योरिटीज तो बाहर जा सकती हैं, बट ब्लड बाहर नहीं जा सकता, ब्लड बॉडी के अंदर वापस जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायग्राम इज फ्रॉम रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेपर में आने की, क्योंकि इसकी लेबलिंग भी काफ़ी सिंपल है। आपको ABCD करके लेबल करने को आ सकता है, डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है, डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन आ सकते हैं। ओवरी प्रोड्यूस करती है एग, फैलोपियन ट्यूब इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यूट्रस वो जगह है इन्वर्टेड पियर शेप लिखा हुआ है NCERT में, जिसमें 9 मंथ की जर्नी प्रोसीड होती है। वेजाइना इज अ ओपनिंग फ्रॉम वेयर द स्पर्म रिलीज, स्पर्म गेट एंटर इनसाइड। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अमीबा का डायग्राम है बेटा। अमीबा जो है आपको पता है एक यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बेसिस पे आपके पास 2 डायग्राम बनते हैं।
डाइजेशन इन अमीबा एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम समझने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्या आपको पता है अमीबा के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होलोजोइक है? वाई? बिकॉज देयर इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ सूडोपोडिया। सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि अमीबा सूडोपोडिया फोल्स फीट के थ्रू सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करता है माउथ में, दैट्स वाई दिस मोड इज कॉल्ड एज होलोजोइक। ह्यूमन बीइंग का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं थ्रू माउथ आर कॉल्ड एज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे बेटा कुछ वैक्यूल बनते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। सबसे पहले खाना इंजेशन होगा, देन उसके बाद डाइजेशन होगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका एसिमिलेशन होगा, देन फर्दर उसकी यूटिलाइजेशन होगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी रिलीज आउट विद द प्रोसेस कॉल्ड एज इजेशन। एक चैप्टर है बेटा आपके पास एनसीईआरटी में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगली पिक्चर उस चैप्टर से है। ये चैप्टर की शुरुआत में ही बनी हुई है, आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन आई, रेड कलर आ गया, फिर वो रेड कलर जब नेक्स्ट जनरेशन में गया तो वो पिंक में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन। उसी के साथ एक और डायग्राम दिया हुआ बेटा आई लोब से रिलेटेड, ये वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फ्यूज ईयर लोब, सॉरी ईयर लोब, ईयर लोब फ्यूज भी हो सकते हैं और अनफ्यूज भी हो सकते हैं। आपको दोनों डायग्राम को मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको एक पर्सन का जो ईयर लोब है वो फ्यूज दिख रहा है, एक का फ्री दिख रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। आप अपने आसपास आज अपनी फैमिली में चेक करेंगे तो आपको ईयर के स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आएगा फॉर श्योर। नेक्स्ट डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, इसमें तो क्रॉस ही आएगी, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम दो कैरेक्टर लेते हैं, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो आपको ये क्रॉस बनानी आनी चाहिए। इसकी रेशोज इंपॉर्टेंट है, 9:3:3:1। और अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम मेंडल का लॉ यूज कर सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसकी क्रॉस इंपॉर्टेंट है बनाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ बेटा जिसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का फिनोमिना शो कर रखा है, XX एंड XY। फीमेल हैव XX क्रोमोजोम, मेल हैव XY क्रोमोजोम, एंड फीमेल शुड नॉट बी ब्लेम्ड बिकॉज फीमेल के पास दोनों ही X क्रोमोजोम है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सो फीमेल शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट डायग्राम इज द डायग्राम फ्रॉम द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फ्लावर के अंदर जो बेटा फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे बेटा आपको पोलन ग्रेन, पोलन जर्मिनेशन ओवर स्टिग्मा करके एक क्वेश्चन आता है। तो आपको ये डायग्राम काफ़ी बार आपने ड्रॉ कर रखा है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, लेबलिंग भी और डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट डायग्राम इज वेरी सिंपल, बडिंग इन हाइड्रा। तो काफ़ी बार बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन यीस्ट, दो ऑर्गेनिज्म में बडिंग का फिनोमेना होता है। तो हाइड्रा आप एक बार पेन डाउन करेंगे देख के, कई बार बच्चे बनाते हैं तो काफ़ी गलत होता है डायग्राम, उनको पता है कि फिनोमेना क्या है बडिंग का, बट डायग्राम में दे फेल समटाइम। तो आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, अगेन रीजनरेशन का फिनोमेना, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं बेटा, रीजनरेटिव और स्टेम सेल, जिसकी वजह से प्लेनेरिया के अगर हम 10 टुकड़े भी कर दें तो वहाँ से एक नया प्लेनेरिया जनरेट हो सकता है। ये भी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है, जैसे लेishmania काला आजार, प्लाज्मोडियम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया पार्ट। सो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, आपको ये डायग्राम्स पेन डाउन करने हैं एंड कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है लेट्स बैंक CBSE 2024 विच विल इंडिकेट्स कि आपने ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है, और उसके बाद आपने इसको पेन डाउन करने हैं, डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। सो बेटा ये था आज का वीडियो लेक्चर। सो गुड लक फॉर CBSE 2024।